हेलो एवरीवन। चैप्टर है आज के लिए दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले है बहुलक यानी पॉलीमर्स क्या होते हैं। बहुलक अथवा पॉलीमर्स बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो एक या अधिक प्रकार के कम अणुभार वाले बहुत से अणुओं जिन्हें मोनोमर या एकलक कहते हैं के संयोग से बनते हैं। तो पॉलीमर जो है वो हाई क्वालिटी वाले जो जिनका कि अणुभार ज़्यादा होता है वे उनके यौगिक होते हैं। बहुलक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका कि अणुभार जो है वो ज़्यादा होता है और जो एक या एक से अधिक कम अणुभार वाले बहुत से अणुओं के कॉम्बिनेशन से योग से बनते हैं उन्हें बहुलक या पॉलीमर्स कहते हैं। वह इकाई जो बार बार जुड़कर संपूर्ण बहुलक बनाती है पुनरावृत्ति इकाई यानी रिपीटिंग यूनिट कहलाती है। यह एकलक इकाइयों के समान भी हो सकती है अथवा इनसे भिन्न भी हो सकती है। अगला पॉइंट है बहुलक प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। इसी के समान जूट, सूत, ऊन तथा सिल्क आदि भी प्राकृतिक बहुलक हैं। संश्लेषित रेशे जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, रेयॉन तथा संश्लेषित प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि मानव निर्मित बहुलक हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है संश्लेषित रेशे सस्ते तथा आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये आसानी से सूख जाते हैं। इनका रख रखाव भी आसान होता है तथा ये अधिक समय तक चलते हैं। नोट में लिखा है सेल्यूलोज बहुत सी ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से बनता है। कुछ महत्वपूर्ण संश्लेषित रेशे हमारे पास में हैं। इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास में हैं। पहला है रेयॉन। यह कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक पदार्थ सेल्यूलोज से रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह दिखने में सिल्क के समान तथा वैसे सूत के समान होता है। सूत के साथ मिश्रित रेयॉन का प्रयोग पलंग की चादर बनाने में किया जाता है तथा ऊन के साथ मिश्रित रेयॉन का प्रयोग कालीन बनाने में किया जाता है। अगला सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। यह प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण कोल, जल तथा वायु द्वारा किया गया था। यह बहुलकों का एक समूह है जिसमें एमाइड समूह उपस्थित होता है, अतः इसे पॉलीएमाइड के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन रासायनिक रूप से तथा ऊष्मा के प्रति अक्रिय होता है। नायलॉन कठोर तथा अत्यधिक प्रबल होता है। इसकी प्रबलता स्टील के तार से अधिक होती है। नायलॉन चमकदार होता है तथा इसे आसानी से धोया जा सकता है। नायलॉन का प्रयोग रस्सी, टेंट, टूथब्रश, कार की सीट, बेल्ट, पर्दे, मोजे तथा पैराशूट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशो का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ फाइबर्स को कैसे टेस्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशो का परीक्षण अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, जिनमें से कुछ रेशो के परीक्षणों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है। हमारे पास में रेशो का परीक्षण है टेस्टिंग ऑफ फाइबर्स में। पहला फाइबर हमारे पास में पहला रेशा है रेयॉन। रेयॉन जब जलता है तो ये काफ़ी तीव्रता से जलता है। वहीं इसका मणिका यानी बीड निर्माण या गंध, इसका जो गंध है जब जलाते हैं तो तीव्रता से जलता है और जो इसका गंध कैसी होती है, जलते हुए कागज़ की गंध के समान होती है। नायलॉन की बात करें तो ये कठिनता से जलता है और ये कठोर बीड या जलते हुए बाल की गंध के समान इसकी गंध होती है। तीसरा है ऊन। ऊन धीरे धीरे जलता है और इसकी महक कैसी होती है, इसकी कोई बीड नहीं है, ये जलते हुए बाल की गंध के समान इसकी भी गंध होती है। बात करें एक्रेलिक की तो ये जब इसको जलाएंगे तो ये सिकुड़ जाता है। इसका गंध कैसा होता है, एक तो पहले ये काले रंग की बीड के समान होती है, दूसरा ये कज्जली ज्वाला देती है। सूत की बात करें तो यह अत्यधिक तीव्रता से जलता है, इसकी कोई भी बीड नहीं बनती है। नोट में लिखा हुआ है संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघलने लगते हैं और अत्यधिक हानिकारक हो सकता है।
दूसरा है संश्लेषित रेशों का निर्माण पेट्रो रसायन से किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। ये भी हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। संश्लेषित रेशों के समान प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था समान नहीं होती। कुछ में ये इकाइयाँ रैखिक रूप से जुड़ी होती हैं, जबकि कुछ में तिर्यक बंधित यानी क्रॉस लिंक्ड संरचना होती है। इसी आधार पर प्लास्टिक निम्न दो प्रकार की हो सकती हैं। प्लास्टिक दो तरह की हैं। पहला ताप सुघट्य बहुलक यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ताप सुघट्य बहुलक यानी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन आदि। इन बहुलकों को पुनः प्रयोग के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इन्हें पुनः पिघलाया जा सकता है तथा पतली परतों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वास्तव में ये रैखिक बहुलक होते हैं। अगला है थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी ताप दृढ़ बहुलक। वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होते तथा सदैव अपनी मूल अवस्था में ही रहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहलाते हैं। इनमें तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट, मेलामाइन आदि। इन बहुलकों को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। प्लास्टिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक क्या क्या हैं? पहला, प्लास्टिक अक्रिय होती है। दूसरा, यह हल्की तथा मजबूत होती है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तीसरा, यह विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। चौथा, प्लास्टिक वातावरण में मिश्रित नहीं होती, अतः यह प्रदूषण उत्पन्न करती है। कुछ प्लास्टिक यानी संश्लेषित रेशे एवं उनके उपयोग। सम प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड इट्स यूजेस। पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन एकलक या मोनोमर इसका कौन सा है? एथिलीन। इसका मोनोमर है, एथिलीन का मोनोमर है। एथिलीन के लिए क्या होता है? इसका CH2 के बॉन्ड से बनता है। इसका उपयोग दूध की थैलियों, ब्रेड की पन्नियों तथा सामान को ले जाने वाली पन्नियों के रूप में खिलौनों के निर्माण आदि में किया जाता है। दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कैसे बनता है? वाइनिल क्लोराइड इसका प्रारंभिक पदार्थ है और इसका उपयोग बरसाती कोट, पर्स, खिलौने, हॉर्स पाइप, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड तथा विद्युत कुचालक के रूप में होता है। तीसरा है पॉलीस्टाइरीन। ये स्टाइरीन इसका प्रारंभिक पदार्थ है। यह छतों की टाइलों, फ्रिज तथा कूलर की खोखली दीवारों में तथा टेलीविज़न के बक्से बनाने में इनका उपयोग होता है। अगला है टेफ्लॉन। ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका प्रारंभिक पदार्थ है। इसका उपयोग बर्तनों को बिना चिपकने वाला बनाने में और रोधक बनाने में किया जाता है। पांचवा है रेयॉन सेल्यूलोज का इसका प्रारंभिक पदार्थ है। इसका उपयोग टायर कॉर्ड, चटाई तथा वस्त्रों में किया जाता है। अगला है सीमेंट। सीमेंट एक ग्रे यानी स्लेटी रंग का भारी चूर्णित पदार्थ है जो जल के संपर्क में आने पर इंग्लैंड की इमारतों के निर्माण के लिए प्रयुक्त एक प्रसिद्ध पत्थर, जिसे पोर्टलैंड शैल कहते हैं, उसके समान कठोर हो जाता है। अतः इसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सीमेंट को यह नाम जोसेफ एस्पिडिन ने दिया था तथा इसे सबसे पहले इंग्लैंड में खोजा गया था। सीमेंट का औसत संघटन निम्न होता है। सीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? कैल्शियम ऑक्साइड 62% होता है, सिलिका SiO2 22% होता है, एल्यूमिना Al2O3 7.5% होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 2.5% होता है, मैग्नीशियम MgO 2.5% होता है। कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल्स। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ निम्नलिखित हैं। पहला है चूना पत्थर CaCO3। यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO का मुख्य स्रोत है। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता होने पर जमने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दूसरा है क्ले या बालू Al2O3 2SiO2.2H2O।
यह एल्यूमिना Al2O3 की अधिकता होने पर यह शीघ्रता से जम जाता है, जबकि सिलिका की अधिकता इसके जमने की क्षमता को धीमा कर देती है। तीसरा है जिप्सम CaSO4.2H2O। यह सीमेंट के जमने की दर को लगभग एक समान रखता है, जिस कारण सीमेंट कठोर हो जाता है। सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर एक कठोर पदार्थ बन जाता है। इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मोर्टार। मोर्टार क्या होता है? सीमेंट और रेत को 1:3 के अनुपात में मिलाने से प्राप्त मिश्रण में जल मिलाने पर मोर्टार बनता है। यह जमकर पत्थर, ईंट आदि को जकड़ लेता है तथा कठोर हो जाता है। अगला है कंक्रीट। सीमेंट, बालू, बजरी तथा जल का मिश्रण कंक्रीट कहलाता है। यह जमने पर अत्यधिक कठोर हो जाता है। फिर है प्रबलित कंक्रीट सीमेंट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। लोहे की सरियों का जाल बनाकर उसमें कंक्रीट भरने से कंक्रीट और अधिक प्रबल हो जाती है। इस प्राप्त कंक्रीट को प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कहते हैं, यानी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कहते हैं। लोहा संरचनाओं को और अधिक प्रबल बना देता है। इस सीमेंट का उपयोग खंभों, छतों आदि के निर्माण में किया जाता है। ये जब घर बनाते हैं तो उस टाइम पहले लोहे का जो है बेस तैयार किया जाता है, उसके बाद सीमेंट डाला जाता है। तो ये फिनोमेना हम अपने आसपास देखते आए हैं। अगला है साबुन तथा अपमार्जक, यानी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। साबुन को वसा अथवा तेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ग्लिसरॉल इस अभिक्रिया का सह उत्पाद है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। ये इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया गया है। CH2O C15H31। ये आपके पास में वसा या तेल का फॉर्मूला है। ये 3 कंपाउंड यहाँ पर है। पहला तो ये है, ये बताया। दूसरा है CHO C15H31 और CH2O C15H31। तो ये वसा या तेल का ये फॉर्मूला है। इसको जब NaOH के साथ 3NaOH के साथ में जब कंबाइन करते हैं तो साबुन का फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मूला है C15H31COONA और साथ में ग्लिसरॉल बनता है, जिसके लिए फॉर्मूला है CH2OH CHOH CH2OH। अतः रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, एक जल के प्रति प्रतिकर्षण दिखाने वाला भाग जिसे जल विरागी कहते हैं, तथा अन्य जल के प्रति आकर्षण रखने वाला भाग जिसे जल रागी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन के अणु का लंबी श्रृंखला वाला जल विरागी भाग धूल, तेल तथा मिट्टी के कणों से चिपक जाता है तथा जल रागी भाग जल में घुला रहता है। इससे कपड़े को रगड़ने पर कपड़े तथा धूल, मिट्टी के कण आदि के मध्य आकर्षण कम हो जाता है तथा जल से धोने पर ये कपड़े को छोड़कर जल के साथ बह जाते हैं तथा कपड़ा साफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपमार्जक रासायनिक रूप से पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनाए जाते हैं। इनके भी 2 भाग होते हैं, जल विरागी तथा जल रागी। इनका प्रयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।